वे तो छल नीति, राजनीति, कूटनीति तो करते ही हैं। तो ये छल नीति कूटनीति को आप पसंद करते हैं? देखिए राजनीति में जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, हम इसको पसंद उन नहीं करते। नेताओं को क्या कहना चाहेंगे आप नहीं, जो छल नीति यानी कूटनीति जो करते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए आप राजनीति, लेकिन दल देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कैसा अच्छा नाम है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड या अन्य बहुत सारे राजनीतिक दल का नाम कितना सुंदर है। जी नमस्कार, मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से आज हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में एक वैसे शख्स के साथ अभी रूबरू होने के लिए आए हैं जो शख्स एक पेशे से अधिवक्ता है। आज उनके दिल की जो बातें हैं राजनीतिक पर्पस पर, वो आज हम इनसे जानेंगे। ये सारा आज मेरे साथ राजनीति को लेकर के अपनी बात सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल पर रखने के लिए पूरी तरह से स्टैंडिंग मुद्रा में तैयार है। तो आज हम जानते हैं वो शख्स हैं कौन। तो क्यों न उनका परिचय उन्हीं के मुखारबिंद से जाना जाए। तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमारे आप पत्रकार बंधु हैं, इसलिए सब तक न्यूज चैनल में हमें आमंत्रित किए हैं, इसलिए आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं जी, इसके लिए अपना परिचय प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को दीजिए। देखिए मेरा नाम विधुशेखर प्रसाद सिंह है और मैं डुमरा से 5 किलोमीटर आगे गांव है लगमा, वहाँ का हम एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, बस। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका जो अभिरुचि है किन विषयों में रहा है? देखिए, एक तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, इसलिए मेरा अभिरुचि कानूनी विषय लॉ के संबंध में रहा है। मेरा अभिरुचि राजनीतिक दलों में भी रहा है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी रहा हूँ। और मेरी अभिरुचि पत्रकारिता में रही है। मैं बहुत पहले सीतामढ़ी में एक जानकी टाइम्स जो पाक्षिक फोर्टनाइट पत्रिका निकलती थी, उसमें भी मैं न्यूज़ देने का काम किया था। और हमारी अभिरुचि उतना ही आध्यात्मिक विषयों पर भी है, क्योंकि यह जीवन जो है नाशवान है और अंत में तो हर इंसान को इस संसार से जाना है, इसलिए अध्यात्म ही सबसे अंतिम विकल्प तो अध्यात्म ही है। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, आपको भारत के राजनीतिक दल कौन सा पसंद है? देखिए, भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हमारी है और लोग बहकावे में रहते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल सही है, कौन राजनीतिक दल गलत है। किसी राजनीतिक दल के बारे में लोग टिप्पणी करते हैं कि नहीं वह देश को खा गया, फलाना चिलाना, लेकिन वास्तविक में लोगों को जानकारी नहीं है। वास्तविक बात यह है कि दल जो है कोई बुरा नहीं होता है। दल के नेतृत्वकर्ता, दल में जो लोग हैं वे बुरे हो सकते हैं, लेकिन दल देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कैसा अच्छा नाम है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड या अन्य बहुत सारे राजनीतिक दल का नाम कितना सुंदर है। उस दल के जो लीडरशिप है, उस दल में जो शामिल व्यक्ति है, वे अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन दल कोई बुरा नहीं है। अच्छा, भारत जो है हमारा लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रधानमंत्री के लायक कितने लोग हैं? देखिए, मैं भी कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर भी लोग अफवाह में और गलतफहमी में। देखिए, 140 करोड़ देश की आबादी है और 140 करोड़ में मेरा विचार है कि करोड़ों ऐसे व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री के लायक है, क्योंकि भारत के पास प्रतिभा। फिर मोदी ही क्यों? मैं इस सवाल का तो मैं व्यक्ति पर एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि फलाना ही क्यों, लेकिन मेरा अपना निजी मानना है कि भारत में 1 करोड़ करोड़ों लोग प्रधानमंत्री पद के लायक हैं और 140 करोड़ में हम करोड़ों लोग कह रहे हैं तो बहुत कम ही है। हम हो सकता है कि करोड़ों लोग से ज्यादा भी, कई करोड़ 100 करोड़ लोग जो है इस देश के प्रधानमंत्री के पद के लायक लोग हैं। देखिए, एक अधिवक्ता बता रहे हैं कि जो 140 करोड़ इस हिंदुस्तान की आबादी है, इसमें
इनका कहना है कि जो करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के काबिल हैं। तो मेरा सवाल है इनसे, आखिरकार 8वां 9वां वर्ष इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों? देखिए, वो तो भारतीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है और लोकसभा में का जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसे 272 का आंकड़ा मिलता है, वही लोग प्रधानमंत्री बनता है। और 272 का आंकड़ा जिसे मिलता है और उस आपस में वो लोग प्रधानमंत्री पद चुन लेते हैं, किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं। हर जो जिस भी दल का 272 अंक प्राप्त होगा वो आपस में बैठेगा और बैठ करके प्रधानमंत्री पद किसी को चुनेगा। तो राजनीतिक दल का अपना विचार है। मेरा देश के स्तर पर विचार है कि सिर्फ व्यक्तिपरक बात नहीं है, देश में करोड़ों लोग प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या नहीं? नहीं, व्यक्तिगत सवाल का जवाब मैं नहीं देता हूं। किसी की कोई पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, व्यक्तिगत सवाल है। इस व्यक्तिगत सवाल का मैं इसका जवाब नहीं। अच्छा, आप व्यक्तिगत यानी मेरा जो सवाल था कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी पसंद है या नहीं, तो फिर नेक्स्ट जो मेरी आपसे जो सवाल है, जो भारत में आपको प्रधानमंत्री के तौर पर आप किन्हें पसंद करते हैं? देखिए, हमारी पसंद हो सकती है, हमारी पसंद हो सकती है और हमारी पसंद भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, जो अपने विभाग में सबसे बेहतर काम किए हैं, रोड बनाने का काज किए हैं और मैं उनसे प्रभावित हूं। और कई बार वो अपने भाषण में भी बताए हैं कि यह देश जो है बहुत पुराना है, हम तो रहे चले जाएंगे, रहे या नहीं रहे, लेकिन देश रहेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री पद के रूप में नितिन गडकरी साहब को पसंद करता हूं और 2024 में मैं नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहता हूं। अच्छा, आप पेशे से तो अधिवक्ता हैं जी, बल्कि राजनीतिक दल को, किस दल को पसंद करते हैं? देखिए, मैं दल किसी को पसंद नहीं, मैं व्यक्ति को बात कर रहा हूं कि दल कोई, मैं बता दिया पहले ही कि दल कोई बुरा नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी, देश की पुरानी पार्टी है, जो 1885 उस समय उसकी स्थापना हुई, बहुत पुरानी पार्टी है। हो सकता है कि उनके नेतृत्वकर्ता, उनमें रहने वाले व्यक्ति कोई खराब हो, लेकिन मैं किसी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पार्टी को स्थापना किया था, उनका जो विचार था बहुत सर्वोच्च विचार था। हो सके कि उस पार्टी, आज उस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं उस विचार पर। अच्छा सर, आप जो नितिन गडकरी साहब के बारे में जो बताए हैं, क्योंकि आपकी आवाज अभी सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सा बता दीजिए प्रमुखता से, वो नितिन गडकरी साहब किस दल से बिलोंग कर रहे हैं? देखिए, नितिन गडकरी साहब किसी भी दल से बिलोंग करें, भारतीय जनता पार्टी से हो या अभी किस दल से? वो मैं जान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मंत्री हैं, वह सड़क एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार है, मैं भी जान रहा हूं उनको सड़क। लेकिन किसी भी दल से, कोई मान ली कल किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, लेकिन मेरा भी पसंद तो ही रहेंगे। मैं उनको पसंद करता हूं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद के लिए पहला पसंद आपका कौन है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं और लाखों लोग प्रधानमंत्री पद के लायक हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन मेरी पहली पसंद है, मैं एक शशि थरूर साहब को पसंद करता हूं और शशि थरूर मेरी पहली पसंद है जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लायक है। उनका क्या है, यानी ग्राउंड लेवल पर उन्होंने क्या किया है जो आप प्रधानमंत्री के लायक उन्हें घोषित कर रहे हैं? देखिए, 2014 में भी वे केरल से जीत करके लोकसभा में आते हैं और 2019 जो संपूर्ण भारत में एक लहर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी वो चुन करके आए हैं। और मैं उनको, हर आदमी का अपनी अपनी पसंद होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे प्रभावित हूं और शशि थरूर को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। उनकी कौन सी ऐसी बात आपके दिल को चुभ दिया? देखिए, मैं उनके भाषण से प्रभावित हूं, मैं उनके विचारधारा से प्रभावित हूं और मैं उनकी कई चीज़ों से प्रभावित होने के बाद मैं उनका फैन बन गया या मैं उनको पसंद कर रहा हूं। ये जो हमारा देश जो है, भारत लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में यानी कितने वर्षों पर सरकार बदलनी चाहिए? देखिए, मेरा इस संबंध में मेरा स्पष्ट विचार है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, कितना भी लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो, जनता के काफी पसंद हो, लेकिन भारत की जनता को प्रत्येक 5 वर्ष पर उस प्रधानमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए वोट के द्वारा, क्योंकि 5 वर्ष में व्यक्ति
थोड़ा अहंकारी स्वभाव हो जाता है, उसका विचार थोड़ा बदलने लगता है दूसरा बार सत्ता मिलने के बाद। मैं तो यह भी कह रहा हूं, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल, वही दल यदि पुनः सत्ता में आ रही है तो भी प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल जो है नया चेहरा होना चाहिए शामिल। यदि भाजपा ही दोबारा सत्ता में आ रही है तो ठीक है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो और उनका टोटल जो मंत्रिमंडल हो वह नया चेहरा उसमें सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ जो ग्राउंड लेवल पर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक बार जनता के बीच में जाती है तो कहती है एक बार मुझे सत्ता में ले आइए, एक बार मैं वोट मांगने आया हूं। जो ही जनता उनके बातों में प्रभावित होकर के उन्हें कुर्सी पर बैठा देती है तो फिर वो नेता उस कुर्सी को वर्षों वर्ष तक छोड़ने के लिए यानी नहीं छोड़ पाता है। ऐसा क्यों? देखिए, छोड़ना तो जनता के हाथ में है। छोड़ना जनता जिस समय उनको नेगलेक्ट कर देगी, जो चुनाव में हरा देगी, तो उनको अपने खुद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि जबरदस्ती बैठे रहेंगे। इसलिए जनता का अधिकार है कि 5 वर्ष पर कितना भी लोकप्रिय व्यक्ति नहीं हो, उस व्यक्ति को 5 साल से सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। यदि उन्हीं की पार्टी सत्ता में आती है तो भी जो मुख्य पद है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का और पूरा मंत्रिमंडल में नया व्यक्ति जो चुन कर आते हैं उनको सम्मिलित करना चाहिए। आपके जो ये भारतीय जनता पार्टी की बात जो आप किए हैं प्रमुखता से, उनके नेताओं के बारे में आपने जो बताया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, तोड़ मरोड़ की राजनीति तो राजनीतिक दल जो राजनीति करते हैं सब लोग करते हैं कि भाई तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं। मैं इस पर सहमत या असहमत की बात नहीं, हो सकता है कि तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हो, मैं इस पर यह नहीं कह सकता कि वो नहीं करते हैं, निश्चित करते होंगे। राजनीतिक दल है तो निश्चित रूप से करते होंगे। यानी दूसरे दल के विधायक को रुपये के बदौलत खरीद करके अपना सरकार बनाने के लिए यानी रुपये से खरीद लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि 8 राज्यों में भी विपक्षी दल की सरकार थी। महाराष्ट्र में विपक्षी दल की सरकार थी, कर्नाटका में था, गोवा में था, मणिपुर में विपक्षी, मध्य प्रदेश में था। सभी सरकार के विधायकों उस सरकार को तोड़कर उसके विधायकों को अपने तरफ मिला करके कहीं बाहर भेज करके सरकार भाजपा अपने खुद सरकार बनाई है। यह तो मैं देख ही रहा हूं। तो इस पर जो है भाजपा की एक कूटनीति है कि नहीं? राजनीति में जो लोग हैं सब छल नीति, कूटनीति, कोई दूध के धुले तो थोड़ी, ईमानदार थोड़ी है, संत थोड़ी है। राजनीति में जो लोग भी है राजनीति करते हैं वो कोई संत नहीं है, वो आध्यात्मिक, ठीक है आध्यात्मिक उनका सोच हो सकता है, लेकिन कोई संत तो नहीं हुए। तो छल नीति, राजनीति, कूटनीति तो करते ही हैं। तो ये छल नीति, कूटनीति को आप पसंद करते हैं? देखिए राजनीति में जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, हम इसको पसंद उन नहीं करते। नेताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जो छल नीति यानी कूटनीति जो करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप राजनीति में आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति, बहुत कुछ बड़े ऊंचे पद पर आए हैं। इसलिए जो पद आपको मिला है वह गरिमापूर्ण पद है और इस पद पर रह करके जहां तक हो सके तो इस तरह की छल नीति, कूटनीति जो गलत तरीका जो है, गलत तरीका नहीं अपनाए। एक चीज, पत्रकारिता को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता देश की बहुत अच्छी पत्रकारिता है और मैं पत्रकारिता में भी दिलचस्पी रखता हूं। एक मिनट, पत्रकारिता में आप दिलचस्पी जो रखते हैं तो कौन, यानी आपके हिसाब से कौन ऐसा पत्रकार आपके लिए बेस्ट है, या कौन सा टीवी चैनल आप किस टीवी चैनल को आप पसंद करते हैं? हाँ, देखिए, मैं बचपन में जब 8 साल का था तो उसी समय से BBC हिंदी सर्विस जो लंदन से प्रसारित होती थी वह मैं तीनों सभा रेगुलर लगातार सुना करता था। और सुनने के बाद मैं पहला पसंद तो मेरा BBC था। BBC अब रेडियो पर बंद हो गया और डिजिटल के रूप में चल रहा है। अभी तत्काल में जो न्यूज़ 24 चैनल जो है मैं उसको देखता हूं और न्यूज़ 24 चैनल के ही जो पत्रकार है उनका नाम है संदीप चौधरी जी, उनके कार्यक्रम को मैं सुनता हूं और वही मेरे पसंद के अच्छे पत्रकार हैं और मैं उनको पसंद करता हूं। तो संदीप चौधरी बोले हैं ना? जी, संदीप चौधरी। संदीप चौधरी जी से कभी आपको वार्तालाप हुई? नहीं, वार्तालाप नहीं हुई है। मैं उनके कार्यक्रम से प्रभावित हूं, मैं उनके बातचीत से प्रभावित हूं और जिस तरह के कार्यक्रम वो करते हैं उनसे मैं प्रभावित हूं। मैं संदीप चौधरी जी आपके फैन हैं, कम से कम एक बार इन्हें बुला लीजिए और बुला करके इनका जो है इंटरव्यू, इनकी दिल की जो बातें हैं आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आपका फैन देखिए सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए तत्परता से मेरे साथ आज वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए,
मैं न्यूज 24 जिस समय यह मोबाइल नहीं था या कोई माध्यम नहीं था, मोबाइल था आदान प्रदान का, उस समय पोस्ट कार्ड एक माध्यम हुआ करता था। मैं बीबीसी को भी सैकड़ों पोस्ट कार्ड लिखा करता था और न्यूज 24 को भी मैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको बताया कि मैं आपका फैन हूं, मैं आपके कार्यक्रम को सुनता हूं, मैं आपके चैनल को पसंद करता हूं, क्योंकि मैं आज के डेट में भारत का सबसे निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्भीक चैनल में मानता हूं। सोशल मीडिया को आप कैसे, किस नजर से देखते हैं? सोशल मीडिया भी लोगों को अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात वो संदीप क्या बोले हैं आप? संदीप चौधरी जी तक पहुंचा रहे हैं। तो सोशल मीडिया को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया आज के समय लोगों को, जनता को जागरूक करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है और सोशल मीडिया को बढ़ावा मिलने चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को न्यूज प्राप्त हो रहा है और लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं से आप क्या संतुष्ट हैं? देखिए, भारत सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मैं जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलती है वह मैं आपको बता दूं कि भारत के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, वे टैक्स देते हैं। आज जीएसटी के माध्यम से देते हैं, आयकर इनकम टैक्स के माध्यम से टैक्स देते हैं, कई प्रकार से टैक्स होता है और वो टैक्स जो इकट्ठा होता है उसी से बजट बनता है, उसी से लोगों का वेतन मिलता है, उसी से प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, उसी से जितनी सड़क बनता है, उसी से जितने सारे कार्यक्रम होते हैं, सरकार की जितनी सारी कार्यक्रम होता है उसी सरकार के, वह मिडिल क्लास के पैसे से होता है। सरकार कहती है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गरीब हैं वो उसको हम भूखे नहीं मरने देंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये सारी योजनाएं दे रही है, आज चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना कि सबको आवास दिया जाए। मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार, यूपीए सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी और कई दलों की सरकार थी, उसने मिल करके एक योजना बनाया, उसका नाम है खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग 10 सालों से लोगों को मुफ्त में अनाज और कम कीमत पर अनाज मिल रही है। इस योजना को मैं भारत के लिए एक मील का पत्थर मानता हूं, क्योंकि जो गरीब को इतनी राहत इस योजना से मिली है, आज भी जो गरीब भूखे मरते थे इस योजना से उनको बहुत सारा, मैं भूख की समस्या का समाधान जो है इस योजना से हुआ है और मैं इस योजना का समर्थक हूं। और आज भी योजना यह चल रही है जो यूपीए सरकार ने चलाई थी, वह जो वर्तमान में सरकार एनडीए की सरकार। लेकिन देश का आपका रीढ़ टूट रहा है। नहीं, बिल्कुल रीढ़ नहीं टूट रहा है। जब गरीब, मैं इस पर कहना चाहता हूँ रीढ़ कैसे टूट रहा है। आप एक गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इससे देश का रीढ़ कैसे टूट जाएगा? जबकि बड़े बड़े जो उद्योगपति है, मैं फिर नाम लेंगे तो अडानी साहब है, चाहे मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या, जिनको बैंक, भारत सरकार के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाखों करोड़ का ऋण देती है और ऋण लेके वो चले जाते हैं, तो वह उससे देश का ऋण नहीं टूट रहा है। और गरीब को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो उससे देश का ऋण टूट जाएगा, ये मेरा मानना नहीं। तो अडानी अंबानी साहब का ऋण माफ हो रहा है, किसानों का केसीसी क्यों नहीं माफ हो रहा है? मैं तो वही कह रहा हूं कि जो आप इतने बड़े बड़े उद्योगपति का ऋण माफ कर रहे हैं और गरीब को जो 5 किलो अनाज देंगे या इनको ऋण भी नहीं मिल रहा है, ये बैंक में जाते हैं 50,000 1 लाख रुपए इनका तलबा किया जाता है, बहुत तरह का कागज मांगते हैं, कभी कहते हैं कि जमीन का कागज दीजिए, कभी जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, फलाना कागज दीजिए, और उसके बाद भी इनको ऋण नहीं मिल पाता है। यह दुर्भाग्य की बात है और बड़े बड़े लोग को इतने पैमाने पर ऋण मिल रहा है। आपके अनुसार इस हिंदुस्तान में जन कल्याणकारी योजनाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, आप भी देख रहे हैं कि स्कूल में आपको मिल रहा है, खिचड़ी योजना चल रहा है, छात्रवृत्ति योजना चल रहा है, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। मेरा कहना यह है कि देश का जो बजट होता है, देश का जो पैसा इकट्ठा होता है लोगों के टैक्स से, जिससे देश चलती है, जितने सारे कर्मचारियों का वेतन मिलता है, संसद का कार्य चलता है, संसद जो प्रतिनिधि हैं हमारे राजनीतिक दल के मंत्री, उन लोगों का वेतन मिलता है, प्रधानमंत्री का मिलता है, राष्ट्रपति, क्या नहीं होता उस बजट से? तुम जो उस पैसा से जो बच जाता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आपको देना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देना है, आवास के क्षेत्र में देना है, छात्रवृत्ति देना है, बच्चों को भोजन देना है, जो कुछ भी देना है वो हिसाब आप देख लीजिए। और देश के जो गरीब है, जो इनकम टैक्स पे नहीं है, जो नौकरी में नहीं है, सबका हिसाब क्या बनता है? यदि आपका हिसाब आपको 6,000 का बनता है
7,000 का बनता है, तो सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके 7,000 रुपया प्रति माह उस गरीब जो है, जो उसके खाते में DBTL के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाए, हर महीने दे दिया जाए। सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के श्रोताओं सहित इस हिंदुस्तान वासियों को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देश के सब तक न्यूज और देश के तमाम जनता को कहना चाह रहा हूं कि देश जब समृद्ध होगा, देश के लोग खुश रहेंगे। सबसे बड़ा क्या है, सारा धर्म का स्वरूप क्या है कि मानव मानव से प्रेम। हम कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल में है वो भी मनुष्य है, कोई अधिवक्ता है वो भी मनुष्य है, कोई बड़े पद पर है, अधिकारी है, वकील है, वो भी मनुष्य है, या कोई, सब तो मनुष्य ही है। तो सब लोग मानव से मानव में प्रेम अपनाएं। और जो देश की समस्या है, मैं तो अभी कह दिया कि देश की जो भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को जोड़ करके, यदि गरीब बड़े लोगों को छोड़ करके, जिनको नौकरी में है या जिनको इनकम टैक्स पे है, आप यदि जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं न्याय योजना मैं शुरू करूंगा कि 6,000 रुपया प्रति माह प्रत्येक परिवार को मैं दूंगा, ऐसी योजनाएं, सब योजनाओं को जोड़कर ऐसी योजनाएं सरकार को शुरू कर देनी चाहिए। जी, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए, सब तक न्यूज लिखिए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल लिखने के बाद आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद,